नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अर्बन नक्सलवाद के बारे में कि अर्बन नक्सलवाद होता क्या है और इससे निपटने के लिए क्या कानून लाने की कोशिश में हमारे देश का एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ चीज़ें वहाँ विधानसभा में पेश की गई हैं। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक नाम इसे दिया गया है और ये शीतकालीन सत्र के दौरान हाल ही में पेश किया गया। अब इस बिल की अगर हम बात करें तो बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से इसे एक बार फिर से मानसून सेशन में रखा जाएगा और बिल को अर्बन नक्सलिज्म की काट बताया जा रहा है। लेकिन इस पर लगातार विवाद भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और बहुत बड़े बड़े राजनेता इसमें अपना दखल दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री भी अर्बन नक्सलवाद को 2026 तक ख़त्म करने की भी बात करते हैं। उन सारी चीज़ों पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको फ़ोटोज़ में यहाँ पे जो स्लाइड्स चल रही हैं उसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अपने मन मुताबिक। बहुत सारी जानकारियाँ आपको आज वाले वीडियो के स्लाइड्स में मिल जाएंगे और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अर्बन नक्सलवाद होता क्या है, फिर उसके बाद विधेयक या अन्य चीज़ों पर हम बात करेंगे। बता दें आपको कि साल 2018 में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव दंगों के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से कई बुद्धिजीवियों को हिरासत में लिया था। बुद्धिजीवी मतलब समझ सकते हैं कि जो दिमाग से तेज हैं और उसका उपयोग और दुरुपयोग करते रहते हैं। इनमें वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, साईं बाबा, वेरनोन गोंजाल्वेस और अरुण परेरा जैसे कई नाम शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक पत्र बरामद हुआ जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का भी जिक्र मिलता है। इन्हें अर्बन नक्सलवाद के रूप में देखा गया। हालांकि ये टर्म दंगों से एक साल पहले ही चर्चा में आ चुका था। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने मई 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल कहा था जो शहरों में रहते हुए सत्ता विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। ठीक तुरंत बाद उन्होंने एक किताब लॉन्च की जिसका शीर्षक ही था अर्बन नक्सलवाद। भीमा कोरेगांव केस की ही बात करें तो इसमें जिन्हें पकड़ा गया उनमें से लगभग सभी बुद्धिजीवी जमात से थे, यानी कि पढ़े लिखे वर्ग से थे। इस वजह से इंटरनेशनल स्तर पर यह मुद्दा उछल चुका था। एनआईए ने भी तब आरोपियों को अर्बन नक्सल बताया था। जांच में माना गया कि शहरों में रहते इंटेलेक्चुअल हिंसा की जमीन बनाते हैं, जिसे देश विरोधी ताकतें फंड करती हैं, पैसे देती हैं और ये काम करते हैं। ये लोग कथित तौर पर एक खास मांग के साथ दंगा फसाद को भड़काते हैं और जो शासन व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसको ठेस पहुंचाते हैं। ये जो टर्म है ना, एकदम से हवाई की तरह नहीं है, ना अचानक से आ गया। साल 2004 में ले चलते हैं आपको। साल 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे माओवादी का एक दस्तावेज उस समय चर्चा में आया था। अर्बन पर्सपेक्टिव नाम से इस डॉक्यूमेंट में एक खास रणनीति का जिक्र भी किया गया। इसमें शहरी लीडरशिप में कोई मुहिम चलाई जाती है जो सत्ता के विरोध में रहती है। ये पॉलिसी का विरोध भी हो सकता है या किसी खास पार्टी या राजनेता का भी विरोध हो सकता है। इसके पीछे सोच ये होती है कि शहरी कनेक्शन होने की वजह से नेता काफ़ी पढ़े लिखे होंगे और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेशनल स्तर पर जाकर भी अपने आप को सही साबित कर लेंगे। अगर हम बात करें कथित अर्नब नक्सल एक और काम करते हैं, वे लोकल स्तर पर भी पैठ रखते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी या एनजीओ तक स्टूडेंट या स्थानीय लोगों पर उनका सीधा असर रहता है, जिससे वो अपनी बात को सही जगह पहुंचा लेते हैं। ऐसे में वे जो कहते हैं काफ़ी लोग सपोर्ट में इनके आ जाते हैं। कुल मिलाकर सरकार को गिराने या उससे अपनी बात मनवाने के लिए पक्की रणनीति बनाई जाती है, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर सहयोग हो जाता है। हम इसके बारे में अब बिल के बारे में चर्चा कर लें। बिल क्या कह रहा है आपको बता दें कि जो ये कानून आया है ये कैसे काम करेगा, इसकी चर्चा अगर हम करें तो यह बिल सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। इसमें 4 तरह से अपराधों के लिए किसी को सजा हो सकती है। गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना, सदस्य न होते हुए भी उस संगठन के लिए पैसे इकट्ठा करना, गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन या उसकी मदद करना, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन 4 अपराधों के लिए 2 से 7 साल तक सजा का प्रावधान और 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने हो सकते हैं
यह कानून इतना कड़ा होगा कि इन अपराधों के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकेगी और इसमें जमानत भी नहीं मिल सकेगी। ऐसा कानून है, इसीलिए इसका कई बार विरोध भी लगातार होता है। यूएपीए आतंकवाद रोधी कानून है जिसे नक्सलवाद से जुड़े मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी सरकार को किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र के विधेयक और यूएपीए में फर्क यह है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर ध्यान देता है, वहीं यह बिल राज्य स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बना है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी संगठन नक्सलियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद करते हैं और मौजूदा कानून इससे निपटने में सक्षम नहीं है। बिल के मुताबिक नक्सल प्रभावित राज्यों में जो बड़े 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है और यहाँ कई ऐसे संगठनों पर पाबंदी भी लग चुकी है। अगर हम प्रस्तावित बिल में क्या गतिविधि है, क्या गैरकानूनी है, क्या क्या माना गया उसकी चर्चा करें तो अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा बनता है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में अड़ंगा डालता है या अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, अगर कोई व्यक्ति कानून, संस्थानों और कर्मचारियों के कामकाज में दखलंदाजी करता है या करने की कोशिश करता है, हिंसा, तोड़फोड़ या जनता में डर पैदा करने वाले कामों में शामिल होना या विस्फोटक और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करना या रेल, सड़क, हवा और पानी के संचार को बाधित करना या ऐसा करने की कोशिश करना गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होता है। कानून और सरकार की संस्थाओं के प्रति आज्ञा का उल्लंघन करना या ऐसा करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करना, इस तरह के सारे काम करने के लिए पैसा और सामान जुटाना भी गैर कानूनी गतिविधि मानी जाती है। बिल पहले भी मानसून सत्र में आकर खारिज हो चुका है, अब ये दोबारा आया है और ज्वाइंट कमेटी के पास जा चुका है। कोई बिल इस कमेटी के पास तभी भेजा जाता है जब उस पर विवाद हो जाता है या फिर जिसका लंबा असर पड़ सकता हो। कमेटी उसे बारीकी से देखेगी और एक्सपर्ट से बात करके उनके सुझाव भी मांगेगी और ज़रूरी लगे तो उसमें बदलाव भी करेगी। समिति के सदस्य विधेयक की किसी भी धारा में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और जो मानसून सत्र में फिर से विधानसभा में रखी जाएगी। सब मिला जुला कर पॉलिटिक्स हो रहा है और सरकार कानून लाना चाहती है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। थोड़ी सी हम भारत के स्तर पर देख लें वो कौन कौन से राज्य हैं जो इससे जूझ रहे हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें पहले से बनी हुई है। अगर हम बात करें वामपंथी उग्रवाद की, देखिए अभी हम अर्बन नक्सलवाद की बात कर रहे थे, लेकिन वामपंथी उग्रवाद की अगर हम बात करें तो देश में कुल 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 15 जिले, ओडिशा के 7, झारखंड के 5 और 2010 से 2024 की तुलना में 73% की कमी वामपंथी उग्रवाद के हिंसा में आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2013 में 10 राज्यों के 126 जिले में वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव था। 2024 में अब 9 राज्यों के 38 जिले ही उग्रवाद प्रभावित रह गए हैं। 2010 में 96 जिले के 465 पुलिस स्टेशन और 2023 में 42 जिलों के 171 पुलिस स्टेशन इससे प्रभावित थे। 24 जून 2024 तक 30 जिलों के 89 पुलिस स्टेशन में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की रिपोर्ट दर्ज हुई है। सरेंडर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और इससे बहुत लोग सरेंडर भी करते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पढ़ाई की सुविधा और 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वरोजगार के लिए लोन, कुटीर उद्योग से जोड़ने की सुविधा होती है, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड जैसे जो ज़रूरी उनके लाइफ से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं वो दी जाती है। साथ ही साथ वो ट्रेंड होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भी नौकरियां प्राप्त हो जाती हैं। इनामी नक्सली को सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर 10 लाख रुपए या 2 एकड़ तक ज़मीन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाता है। जब नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं तो ये भारत के लिए खतरा क्यों बना है, जबकि इसे आतंकवाद या आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता है, इसे भारत का आंतरिक मामला समझा जाता है। इससे लगभग 17,000 लोगों की मौत देश में 4 दशकों में हुई है। इस नक्सलवाद से 16,463 नक्सल घटनाओं में 6,617 लोग 2004 से 2014 के बीच में मारे गए थे। 7,744 घटनाओं में 2014 से 2024 तक 2,004 लोग मारे गए थे और फिर 277 कैंप फोर्स के बने 2019 से अब तक नक्सली इलाकों में बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी निकल के आ जाती हैं। और भी अगर हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करें तो एक समीक्षा बैठक हुई थी 24 अगस्त को। इसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के बीच इंटेलिजेंस इनपुट ट्रांसफ़र, नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को देना, नक्सलियों की फंडिंग सोर्सेज का पता लगाकर उसे रोकना, नक्सलियों पर सरेंडर को लेकर दबाव बनाना, नक्सलियों की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों की सरकारी मदद करना, सरेंडर नक्सलियों को रोजगार रहने की सुविधा देने पर बात, शहीद जवानों के परिवारों को सुविधा
रोजगार देने पर चर्चा भी इसमें की गई थी। ये अमित शाह के द्वारा बैठक की गई थी रायपुर में अमित शाह ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण पर पहुंच गई है। हम देश को 2026 मार्च तक पूरी तरह नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और एक जिला छोड़कर महाराष्ट्र भी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुका है। यानी कि महाराष्ट्र का सिर्फ एक ही जिला नक्सल समस्या से परेशान है। हम सबका मानना है कि वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 2014 से 2024 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवाद की घटना दर्ज की गई है। टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रलाइज भी किया गया है। तो ऐसा भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। अगर हम नक्सलियों का लाल गलियारा देखने की कोशिश करें तो इनमें 10 राज्य हैं और 77 जिले हैं। बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये राज्य शामिल हैं। 2013 तक 10 राज्यों के 126 जिलों तक नक्सलवाद होता था, ऐसा बताया जाता है। अप्रैल 2024 तक 9 राज्यों के 38 जिलों में नक्सली बचे हैं। सबसे ज़्यादा 15 जिले छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा नक्सली कहाँ पे हैं? तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप स्लाइड्स में देखकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अर्बन नक्सलवाद क्या है। यानी कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो अपने प्रभाव का फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।